सबके बुक्स हो गए? सबको नोट्स मिल गए हैं? नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे। ठीक है, हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये पहले हमको प्रोफेशनल में एक पूरा सब्जेक्ट था, क्योंकि इंस्टीट्यूट को लगता था एंटायर आईटी एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी का बहुत यूज है, पर उतना यूज नहीं है जितना उसमें, मतलब उतना टेक्निकल चीजों का हमको यूज नहीं है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है। इसके लिए उन्होंने अब एक चैप्टर दे दिया है कि आपको बेसिक सब कुछ पता हो अबाउट द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या क्या कवर करेंगे हम? कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। इसमें हमको बेसिकली क्यों ऐसे पढ़ाया गया है बच्चों, क्योंकि हमारे पास ना हमारी सारी फाइलिंग्स ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, उसके बाद आजकल कितने सारे बिजनेसेस हैं जो ई कॉमर्स हम बोलते हैं और ई मोबाइल। ठीक है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, काफी कुछ हम ऑनलाइन रिकग्निशन भी मिल गया है लीगली। मतलब अगर आज आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और उसकी ऑनलाइन पेमेंट करी, तो क्या ये वैलिड है? वो पेमेंट एक्सेप्टेड है जो आपने ऑनलाइन की है? जो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है उससे आप सेटिस्फाइड हो कि आपको वो मटेरियल या जो भी आपने मंगाया है वो थिंग मिल जाएगी? ठीक है, तो इन जो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, इनको अब क्या मिल गया है? लीगल रिकग्निशन मिल गया है, मतलब ये लीगली वैलिड चीजें हो गई हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? सबसे ज्यादा अमीर कौन है फिर? बिजनेसमैन ऑब्वियसली, बट अमेजॉन वाला। अमेजॉन क्या कर रहा है? क्या करता है अमेजॉन? अमेजॉन से शॉपिंग करते हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ई कॉमर्स से बिजनेस है। ठीक है, एवरीथिंग ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजॉन के ऐप पे। ठीक है, उसका एक प्राइम वीडियो भी चल रहा है। ठीक है, बट उसके पास इतना सब कुछ है क्योंकि उसका सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, तो हमने इतना इलीगल रिकग्निशन भी दे दिया क्योंकि बिजनेसेस ग्रो कर रहे थे इस चीज को लेके। तो ये एक्ट उन्होंने 2000 में लेके आ गए कि भाई ठीक है, इसमें अगर कुछ फ्रॉड होते हैं, भाई फायदे तो बहुत है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, हमने लीगल रिकग्निशन दे दिया। सारी फाइलिंग्स, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जाती है? पेपर दे लेके जाते हो क्या? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भर सकते हैं आज हम? ऑनलाइन। तो ये सब जो ऑनलाइन हमने कर दिया है, ये इसके फायदे तो बहुत है कि आप घर बैठे ये कर सकते हो, घर बैठे वो कर सकते हो, पर इसमें कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, इसमें कुछ भी नेगेटिव ना हो, इसके लिए हमने एक्ट बना दिया कि अगर इसमें अगर कुछ फ्रॉड वगैरह होगा तो आपको पेनाल्टी होगी। इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस भी हैं और पेनाल्टीज भी डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, चलो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोस्ट कॉमनली टर्म्ड एज आईटी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सिस्टम टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव एंड एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। पूरे इसमें हम यही पढ़ेंगे, कंप्यूटर, डेटा, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, क्या वो एविडेंस के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले बता रहे हैं आईटी क्या है, जिसमें यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव एंड एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आज की डेट में कंपनीज के जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं या किसी बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पहले वो बही खाता बुक होती थी रेड कलर की जिसमें सब लोग एंट्रीज करते थे डेबिट क्रेडिट, अब वो सब टैली डेटा हो गया। अब वो टैली और टैली के अलावा भी बहुत अपडेटेड सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पे आप ये सारे क्या कर सकते हो, अपनी एंट्रीज कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं और आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, ये एक्ट कब आया है? 2000 में। ठीक है, रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस स्लैश रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ इंटरनेट। तो ये किस चीज को रिकॉग्निशन दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस यानी जो अभी आप लोगों ने समझा कि ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन, इस ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ठीक है,
कल से सब 9:30 आ जाना। Recognizes electronic documents as evidence। अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, जो किसके अंडर यूज होती है, जैसे आईपीसी। अभी हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम एक्सेप्ट कर रहे थे। आरबीआई एक्ट, बैंकर बुक, एविडेंस एक्ट, इन एक्ट में भी क्या लगते हैं हमें, कुछ एविडेंसेस लगते हैं। तो वर्ड्स देखो बच्चों, पहले लिखा है रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड्स, फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइजेस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज यानी एमसीए, आईटीआर, आरबीआई, एससेबी, सब में आप ऑनलाइन अपने अपने फॉर्म्स फिल करते हो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, तो वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ठीक है। क्या कंपनी अपनी बैलेंस शीट देने जाती है क्या आरओसी में? एमसीए के थ्रू, एमसीए एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस वेबसाइट पे वो अपने फॉर्म्स को अपलोड करते हैं और फिर आरओसी वहां से चेक कर लेती है, ठीक है। IT Act also recognizes electronic computers related offenses like tampering of computer sources, documents, hacking electronic data, cybercrime, violation of privacy and identification of threat। मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं दे रहे हैं, ये नेगेटिव चीजों को भी पकड़ रहे हैं। आपको रिकग्निशन दे रहे हैं कि ठीक है ट्रांजेक्शंस कर लो, ठीक है, एविडेंसेस जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास है हम उनको अलाउ कर लेंगे, या आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग कर रहे हो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो हम उसकी आपको पेनाल्टी भी लगाएंगे, यानी टैंपरिंग कर रहे हो, हैकिंग कर रहे हो, साइबर क्राइम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो हम ये चीज कवर करेंगे। फिर उसके लिए पेनाल्टीज, प्रोसिक्यूशंस फॉर ऑल ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट, ठीक है। चलो, आईटी एक्ट बेसिकली क्या 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 तीन चीजें कर रहा है, रिकग्नाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक, बुक्स में नहीं है ये, है recognizing electronic transactions and records। दूसरा recognizes electronic evidences, documents जो evidences के लिए यूज होते हैं, और recognizing electronic filings, ठीक है। फिर अगर कोई टैंपरिंग वगैरह हो रही है, हैकिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उसको भी पकड़ना और उसके अगेंस्ट वो ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए और उसके अगेंस्ट पेनाल्टीज दी हुई है। चलो, क्या ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का? ठीक है, परफेक्ट, कुछ बोल रही थी, ठीक है। It provides legal recognition for transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication usually referred to electronic commerce, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन किया थ्रू ई कॉमर्स ऑनलाइन, तो इन सबको हमने क्या दिया है, लीगल रिकग्निशन। मतलब हमने अलाउ किया है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, फाइलिंग्स कर रहे हो, ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो ये सब लीगली अलाउड है। वो किसके अंडर, किस एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 पहला ऑब्जेक्ट यही देता है कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू कोई इंटरचेंज वाले ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो हम उनको क्या दे रहे हैं, लीगल recognition। It facilitates the electronic filing of documents with government agency and also with the publication of rules in electronic form। बच्चों ये समझ आ गया, गवर्नमेंट एजेंसीज को फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आज अगर इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरते हो आप लोग तो कैसे भरते हो, ऑनलाइन। एग्जाम फॉर्म कैसे भरते हो, ऑनलाइन। बुक्स के लिए अप्लाई कैसे करते हो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कैसे करते हो, सब ऑनलाइन, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर उनको कोई नोटिफिकेशन देना, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया कि 8 जुलाई वाला पेपर 31 जुलाई को हो जाएगा, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑनलाइन है क्या, सबके घर पे कोई पेपर आया क्या, नहीं, तो इनको भी हमने क्या दे दिया है, लीगल रिकग्निशन। मतलब आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो हमने मान लिया हाँ आप प्रिपेयर हो गए एग्जाम में, और आपने वहां की पेमेंट, फीस की पेमेंट भी कर दी है। अगर मुझे आपको कोई नोटिफिकेशन या रूल्स देना है, अगर मैंने वो ऑनलाइन दे दिया तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कि आप ये नहीं बोल सकता मैं घर पे नहीं आया था कि पेपर पोस्टपोन होंगे। ऑनलाइन हमने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है, वो सब पे एप्लीकेबल है, और आईटी एक्ट के थ्रू वो लीगल रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट भी है। फिर it amends the IPC यानी इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 as to bring in electronic documentation with purview of repetitive enactments। मतलब अपने
एक्ट में ये सारे लोग आईटी यानी ई डॉक्यूमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था 65A, सेक्शन 65A में, कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे, एडमिसिबल है, ओरिजिनल हो, सेकेंडरी हो, विद सर्टिफिकेशन आप लेके आओ, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके ई डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्सेप्ट करेंगे। बच्चों याद कर लो, इन आईटी एक्ट 2000 के क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू आप जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट, इट फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसी। सेकेंड पॉइंट क्या है? कोई चीज को फैसिलिटेट करता है। पहला लीगल रिकॉग्निशन है, दूसरा फैसिलिटेट करता है ई फाइलिंग्स को विद गवर्नमेंट एजेंसीज। थर्ड है, अमेंड करता है आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को। इन इनएक्टमेंट्स में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यूज हो तो, ठीक है, तीनों याद होने चाहिए। चलो, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन टू विच एक्ट शैल नॉट अप्लाई, मतलब हमने फाइलिंग्स देख ली, ट्रांजैक्शंस देख लिए, 3-4 एक्ट्स देख लिए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अगर यूज हो रहे हैं तो उनको ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो किनको एप्लीकेबल नहीं है बच्चों? पहला पॉइंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद एक्सेप्शंस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? चेक, प्रॉमिसरी नोट। किनको ये तीनों ही नहीं पता? चेक पता है, प्रॉमिसरी नोट यानी तुम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता प्रॉमिसरी नोट जिया स्टेटमेंट लिख के दे देना अबाउट, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट परफेक्ट परफेक्ट। और बिल ऑफ एक्सचेंज पता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जिनको नहीं पता है, हमें ये चैप्टर है पूरा इंटायर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस बुक में, ओल्ड वालों को नहीं, न्यू वालों को है, ठीक है। एक होता है चेक, जो हम बैंक को देते हैं कि इस पर्सन को इतना अमाउंट दे देना, मतलब हम किसी पर्सन को देते हैं, वो बैंक से जाके एनकैश करा लेता है। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, तरुण ने एकदम करेक्ट बोला कि एक नोट है जिसमें वो बोलता है, प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू इतना इतना अमाउंट ऑन दिस दिस डेट, और उसमें ई टिकट्स लगा देता है कि ये एक स्टैंपिंग कर देता है और ये साइन करके उस पर्सन को दे देता है। तीसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? कुछ नहीं, दो लोगों के बीच में सेल परचेज का गेम है, बिजनेस है, ठीक है। इस पर्सन ने इस पर्सन को कुछ सामान बेचा है, साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी बेचा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रखो, 3 महीने में इस सामान का इतना पैसा मुझे वापस दे देना। इसके पास क्या आया? बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 महीने बाद इसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ उतना पैसा भी वापस देना है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आपने कुछ बेचा है, उसके अगेंस्ट में आपने उसको एक बिल दिया है। Negotiable instrument other than check, a demand, promissory note or bill of exchange issued in favor of endorse or by entity regulated by Reserve Bank of India, National Housing Finance Security, SEBI as defined in the negotiable। हम बोल रहे हैं कि basically other than check बाकी सब ऑनलाइन अलाउड नहीं है, उन पे आईटी एक्ट हम ऐसा बोलेंगे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग एक्ट है, उस एक्ट में आपको जो प्रोविजंस बोले आप बोलो। हमने क्योंकि चेक में कई बार देखा है कि स्कैन कॉपीज एक्सेप्ट होती है, हमने टाइप्स ऑफ चेक में देखा है, ट्रंक इन चेक, ठीक है, इसलिए अदर देन चेक बोल रहे हैं वो। तो अगर आप बाकी चीजों पे आईटी एक्ट लगाना चाहते हो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग एक्ट है। आप उस एक्ट में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को हम अथॉरिटी देते हैं कि हमारे बदले अपीयर हो जाओ, ठीक है, कोर्ट में, या फिर कहीं पे भी प्रेजेंट होना हो, मीटिंग्स में प्रेजेंट होना हो, कहीं पे भी जाके एक एज एन एजेंट काम करना हो। प्रिंसिपल अपने एजेंट को एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देता है कि मैं इस पर्सन इतनी इतनी पावर रखता हूं, अपने एजेंट को ये पावर इस दिन के लिए इतने आवर्स के लिए ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मेरा एजेंट। अगर एजेंट वहां पहुंच गया और बोले आप कौन, वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाएगा कि मैं ऑथराइज्ड हूं अपने ओनर से, अपने प्रिंसिपल से। तो हम बोल रहे हैं इसको लीगल रिकॉग्निशन हमने ऑनलाइन आईटी एक्ट के अंदर नहीं दिया है, इस पे आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है।
है। उसके बाद ट्रस्ट, ट्रस्ट का एक अलग एक्ट है, तो उस पे भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो लिखा है आप वो फॉलो करो। विल अगर किसी ने व्हाट्सएप पे लिख के दे दी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ईमेल्स पे लिख के दे दी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं उसको फिजिकली दो, उसमें उस पर्सन का साइन होना चाहिए। कभी कभी साइन नहीं भी हो, पर अगर उस पर्सन ने वो लिखी है, हैंड राइटिंग मैच हो रही है, तो भी विल एक्सेप्टेड होती है। तो हम बोल रहे हैं विल पे भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन से ट्रांजेक्शन्स पे नहीं एप्लीकेबल है, वो कौन से हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट और विल। ठीक है, हाँ इसमें नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब समझ लो। इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लेके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो फिजिकल होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते। कोई अग्रीमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, सारी रजिस्ट्रीज हमें जाके करानी पड़ती है। आज भी हम घर बैठे एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, उसको ऑनलाइन रिकॉग्निशन नहीं मिला। आईटी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज का सेल और कन्वेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, न्यू बुक वालों वहां लिख दो न्यू। पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दिशा कल तुम क्लास में आके पढ़ाने लग गई, ठीक है दिशाई, कल आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सब बच्चे पूछ लगेंगे तुम क्यों पढ़ा रही हो, तुम थोड़ी हो साक्षी। ठीक है, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा दी। देखो व्हाट्सएप पे मैम ने मैसेज किया था दिशा कल क्लास ले लेना, इन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम अगर पेपर में दिखाओगे उसमें मेरा साइन होगा तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, ये जो आपको मिलता है एक पावर कि आप किसी और की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट, अब किसी और को अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी के बिहाफ में पढ़ा रहे हो, किसी के बिहाफ में कुछ काम कर रहे हो, उसको हमने ऑनलाइन लीगल रिकग्निशन नहीं दिया है। आप उसको फिजिकली शो करो चलेगा। हर चीज में कुछ एक्सेप्शंस है, ऑफ कोर्स हमें एक्सेप्शंस एक्सप्लेन नहीं किए, पर ये जनरल मीनिंग है कि इन चीजों को अभी भी हम फिजिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ आया? तो एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? सबसे पहले लीगल रिकग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शंस which are interchanged electronically through e-commerce. दूसरा, it facilitates electronic filings with government agencies. Third, it amends IPC, Indian Evidence Act, 3-4 एक्ट्स हैं, RBI, Bankers to Evidence Act, ठीक है, so far to bring electronic documentations. किस पे एप्लीकेबल नहीं है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और कन्वेंस। ठीक है, सबने लिख लिया जिनके पास न्यू बुक है? बुक ही नहीं है, ठीक है, जब मिलेगी तब लिख लेना। अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेस क्या होता है? अब तुम लोगों का इंटरेस्ट का चैप्टर है। देखो आईटी वैसे बड़ा बोरिंग है, पर क्योंकि हमें इसमें सब कुछ पता है, बस लिखते नहीं आता, तो हम वो क्लास में याद कर लेंगे कि अगर कुछ पूछा। एक्सेस हम सबको पता है, एक डिक्शनरी मीनिंग है, हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। यार मेरे को इस पे एक्सेस नहीं मिल रहा है, लैपटॉप पे मेरे को ना इस चीज का एक्सेस नहीं है, पासवर्ड अगर किसी ने डाल रखा है, यार मेरे को तेरे फोन का एक्सेस नहीं मिल रहा है, ये हम यूज बहुत करते हैं, पर हमें इस डेफिनेशन को लिखना कैसे है वो इंग्लिश नहीं आती, तो वो हम क्लास में याद कर लेंगे, पर मीनिंग तुम लोग बता सकते हो। एक्सेस यानी क्या करने की कोशिश कर रहे थे किसी फोन में जो एक्सेस नहीं मिल रहा है? एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो मीनिंग भी वही है। विद द ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस मीन गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद लॉजिकल अर्थमेटिकल मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लास में ही बच्चों इस चीज को याद कर लो। जब तुमने बोला कि एक्सेस मतलब एंटर करना, तो एक्सेस का बेसिक डेफिनेशन में क्या लिखा है? गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग कम्युनिकेटिंग थ्रू लॉजिकल अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, क्या किया हमने? गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग कम्युनिकेटिंग, ये 3 वर्ड याद कर लो, लॉजिकल अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शन। जब कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ोगे तभी भी ये वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, लॉजिकल अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शंस। अब एड्रेसी यानी जिसको हम चीज भेजना चाहते हैं, मतलब आज ईमेल भेज रहे हो, तो ईमेल कौन भेज रहा है? मैं भेज रही हूँ। किसको भेज रही हूँ?
किसी सामने पर्सन को। अब क्या वो ईमेल को मैं भेज रही हूँ क्या? ईमेल भी कुछ है ना, ठीक है, ईमेल को भेज रही हूँ क्या? नहीं, पर ईमेल जो है वो इंटरमीडिएटरी है, जो मेरा ईमेल किसी और थर्ड पर्सन को पहुंचा रहा है। तो ओरिजिनेटर जब किसी और को भेजता है ईमेल, देखो इसमें कैसे लिखा है, मीन्स अ पर्सन हु इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडिएटरी। तो एड्रेसी जिसको मैं एड्रेस करती हूँ ईमेल में कि हेलो सर दिस इज द ईमेल या दिस इज विद रिगार्ड टू वगैरह वगैरह, तो साक्षी के थ्रू किसी और पर्सन, किसी सर को, किसी को भी ईमेल जा रहा है, पर इसमें कोई इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं है। मैं गूगल में ईमेल में किसी को ईमेल नहीं कर, मैं गूगल में ईमेल पे किसी थर्ड पर्सन को ईमेल कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जो थर्ड पर्सन है वो एड्रेसी है। अब फिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये हमको पता है, ई साइन लगाना, ठीक है। ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों में डिफरेंस है, ये हम एक बार पहले भी शॉर्ट में डिस्कस, आज हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ई साइन यानी बच्चों जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, मैंने एक ऑनलाइन अपना एक साइन बना रखा है किसी सॉफ्टवेयर में, ऐसे करके मैंने एक साइन कर दिया, ये सिर्फ ई साइन है। डिजिटल सिग्नेचर में आपको मेरा पूरा नाम, टाइम, किस टाइम पे मैंने ये साइन किया है, कई बार प्लेस, ठीक है, कि कहाँ से ये साइन हो रहा है, सब कुछ मेंशन्ड होता है। मैं कल एक बार दिखा दूंगी डिजिटल सिग्नेचर साइन हो जाता है तो वो कैसा दिखता है। मेरे पास इमेज है, अगर उससे क्लैरिटी हो तो, ये होता है ई साइन, जो जनरली आपने इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट किया, आपको जिस भी फॉन्ट में क्रिएट करना है कर लो, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा दिखता है, देखो, डिजिटली साइंड बाय प्लॉट सॉफ्ट एलएलसी, डेट लिखी है, रीजन आई एम द ऑथर, लोकेशन लिखी है, लोकेशन मतलब प्लेस, ठीक है, उसमें सब कुछ लिख के आ जाता है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट डेटेड, ये मैं तुमको अभी सिखा रही हूँ, अगर डॉक्यूमेंट डेटेड 23 जून 2023 है और तुम ई साइन कर रहे हो पहले का, मतलब तुम्हारे पास फर्दर डेटेड डॉक्यूमेंट पड़ा है और तुम आज ई साइन कर दोगे तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट आएगा प्री साइन कैसे कर लिया इसने, डॉक्यूमेंट तो 23 जून का था, आज कैसे साइन करा। उसका एक लूपहोल है, वो नहीं बताऊंगी, लेकिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट डेटेड है उस दिन आपका डिजिटल सिग्नेचर लगना चाहिए। और इसमें भी अब बहुत कुछ आ गया, डिजिटल सिग्नेचर इज वेरी स्ट्रिक्टली रिकग्नाइज, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशंस होते हैं उसमें, ठीक है, बहुत इजीली एक्सेप्टेबल है। Affixing an electronic signature means adoption and methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of digital signature, ठीक है। अब देखो asymmetric crypto system, क्या लिखा है, कभी सुना है ये सब? ये टेक्निकल टर्म है, हमारे आईटी की टर्म है, ठीक है, गंदा सा मुंह मत बनाओ, इजी है। मीन्स अ सिस्टम of a secure key pair consisting of private key for creating digital signature and public key to verify digital signature। देखो क्या क्या वर्ड्स बोलती है, एक प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग और पब्लिक की टू वेरीफाई। देखो पहले मैं तुम लोगों को बताती हूँ डीएससी बनता कैसे है। डिजिटल सिग्नेचर में एक पेन ड्राइव जैसा, कभी देखिए डिजिटल सिग्नेचर, नहीं देखी? देखो एक पेन ड्राइव जैसी होती है, पहली बात तो उसमें कैप होता है, अपनी जनरली पेन ड्राइव में कैप नहीं होता, इस पेन ड्राइव में क्या है, उसको पेन ड्राइव नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टोकन, ठीक है, उसको टोकन बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आता है, ये टोकन भी आजकल बहुत सारे कंपनीज के आ गए हैं, ठीक है। अब जो आपके सॉफ्टवेयर है, कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज किया, सपोज पैंटासाइन, एक पैंटासाइन करके सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, आप अप्लाई करते हो फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर डीएससी, आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना रहा है। हमने जब वर्ड्स देखा तो एक प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग और दूसरा है पब्लिक की फॉर टू वेरीफाई। तो जो आपका सर्टिफिकेट है ना डीएससी का, उसको क्रिएट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। वो कब, जब डीएससी बन गया है तो आप दो कीज यूज करते हो। डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसीजर मैं बता रही थी, पहले आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया, इसमें आपको पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें आपको डालने। आधार वेरीफाई होता है, आधार पे जो नंबर लिखा होता है, आधार कार्ड का जो नंबर, वो नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है, आपके मोबाइल से ओटीपी आएगा। अब जब आपका आधार वेरीफाई हो गया तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद लास्ट में एक वीडियो वेरिफिकेशन भी होता है। वीडियो वेरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, अब उस पर्सन को अपना नाम और अपना कोड
बोलना होता है, ठीक है। मतलब अगर मेरा डीएससी बन रहा है तो मैंने सब डॉक्यूमेंट्स और ओटीपी वाला पार्ट हो गया है, उसके बाद मुझे एक लिंक आएगी जिसमें मुझे वीडियो बोलना है, मेरा नाम साक्षी स्वानी है, ये मेरा आधार है, ये मेरा पैन है, ये मेरा कोड है, जो कोड नीचे लिखा होगा। तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा डीएससी बन रहा है। ये चीज भी मैं अपने मोबाइल से वीडियो भेज के सर्टिफाई करूंगी, फिर वो अप्रूव करेंगे कि वीडियो सही है, फिर डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड होता है। अब बच्चों जब ये डिजिटल सिग्नेचर बन रहा होता है ना, इसमें हम दो कीज यूज करते हैं। एक जो सॉफ्टवेयर की होती है, मतलब एक पासवर्ड जो सॉफ्टवेयर का होता है उसको हम बोलते हैं पास कोड, ठीक है। ये उस सॉफ्टवेयर का पास कोड है, ये सिर्फ उस सॉफ्टवेयर वाले को और जो जिसने वो सॉफ्टवेयर खरीदा है उसके बीच का कोड है, ठीक है। और एक और होता है पासवर्ड, जो आप बार बार डालते हो कि हमारा डीएससी का ये पासवर्ड रहेगा, ठीक है। अब जब डीएससी बन गई, आपने डाउनलोड करी, सपोज इस डीएससी का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब मुझे कहीं साइन करना है तो मैंने एक डॉक्यूमेंट उठाया या मैंने कोई फॉर्म उठाया एमसीए का, हम एमसीए की बात कर लेते हैं, उसमें मैंने डीएससी अपनी लैपटॉप में अफिक्स करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया डॉक्यूमेंट में कि मुझे डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। डिजिटल सिग्नेचर में ओपन हो जाएंगे बहुत सारे नाम, जितने पेन ड्राइव लगे। अगर मेरा नाम मैंने चूज किया है साक्षी, तो मैंने अपना नाम चूज किया है और फिर वो पासवर्ड मांगेगा, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 डालना है और फिर वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ना कंट्रोल एस कुछ भी सेव वेव कुछ मत करो, वो डॉक्यूमेंट साइन हो गया। बच्चों ये जो मैंने डाला ये प्राइवेट की है, ठीक है, ये प्राइवेट की है, ये मेरी की है, ये मेरी चाबी है, मैंने ये क्रिएट कर दिया कि इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर हो गया है। अब ये जब डॉक्यूमेंट एमसीए पे अपलोड होता है तो एमसीए कैसे वेरीफाई करेगा कि सही पर्सन ने साइन किया है? उसके पास होना चाहिए पब्लिक की, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्राइवेट की टू क्रिएट, ठीक है, टू क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर, और पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब भी हम बहुत सारी यूज कर रहे हैं, और जब हम एक्चुअल में साइन कर रहे हैं तो हम एक की यूज कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं प्राइवेट की। जब एमसीए पे वेरीफाई कर रहे हैं तो एक पब्लिक की होती है उनके पास, जिससे वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है और ये इस पर्सन ने ही साइन किया है। ये बार बार एमसीए के पास टाइम नहीं हर डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए कि कैसे साइन हुआ है। एमसीए क्या करता है, जैसी आपकी डीएससी बन गई, आपने एक डॉक्यूमेंट्स बनाई, एमसीए बोलता है अगर आपको मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स में डीएससी लगानी है, ठीक है, तो आप डीएससी को एसोसिएट कर दो हमारे सॉफ्टवेयर से। टेक्निकल है थोड़ा, देखो एमसीए पे ऑप्शन आता है एसोसिएट डीएससी का। आप अपनी सारी डीएससीज जो आप उनकी कंपनीज की डायरेक्टर्स की डिजिटल सिग्नेचर्स एमसीए में जाके एसोसिएट करते हो। जब वंस द डीएससी इज एसोसिएट, मतलब एसोसिएट करने में भी यही की वगैरह डिटेल्स जाती हैं, पर्सन की फोन आधार एवरीथिंग, ठीक है। अब एसोसिएट करने के बाद एमसीए को पता है कि ये डीएससी जब जब मेरे फॉर्म्स में लगेगी ये वेरीफाई हो जाएगी, उसको बार बार पब्लिक की दबाने की जरूरत नहीं है। ये एसोसिएट करने के लिए वो 2 ओटीपीज ले लेता है, वेरीफाई कर लेता है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारी डिटेल्स पैन के हिसाब से आधार के हिसाब से हैं, ठीक है, डन। और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर का एक साइन मांगता है जिसमें आप वापस 1 2 3 4 5 6 डालते हो और फिर वो एसोसिएट हो जाती है, तो उसमें आ जाता है सक्सेसफुली हैज बीन एसोसिएटेड। और उसके बाद फिर जब जब आप वो फॉर्म भरोगे, जब जब आप उस फॉर्म को अपलोड करोगे, वो बार बार एसोसिएट करने को आपको नहीं बोलेगा क्योंकि उनके पास अपना डीएससी एसोसिएट हो गया। सेम विद जीएसटी भी होता है बच्चों, जीएसटी भी ऑनलाइन पोर्टल है, हम जीएसटी की रिटर्न्स ऑनलाइन भरते हैं, उसमें भी बोलते हैं अपनी डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो ना, पहले आके एसोसिएट कर दो, तो बार बार मेरे को वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पब्लिक की आपने यहाँ डाल दी, प्राइवेट की आपने यहाँ डाल दी, साइन कर दिया, और पब्लिक की के लिए ऑलरेडी आपने एसोसिएशन कर रखा है अपना, तो वो बार बार वेरीफाई उसको नहीं कर। टेक हैज बीन ग्रोन अ लॉट। अभी तो एमसीए में बहुत कुछ नया आ गया, फटाफट एग्जाम्स खत्म करो, अपनी ट्रेनिंग करो, सीखो कितना कुछ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो, तो ये जो हो रहा है प्राइवेट की और पब्लिक की, ये किस सिस्टम में हो रहा है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो अगर ये पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि इसमें 2 कीज होती हैं। कौन कौन सी? प्राइवेट की और पब्लिक की। तो प्राइवेट की क्या होती है? टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, और पब्लिक की
टू वेरीफाई डिग्लिच। तुमसे इतना सारा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो नहीं पूछ रहे, तुमसे बस पूछ रहे सिस्टम क्या है। इस सिस्टम में दो कीज हैं सर, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। प्राइवेट की टू क्रिएट और पब्लिक की टू वेरीफाई, ये तुमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस सिस्टम, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, स्टेटमेंट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द प्रैक्टिसेस दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉइज इज इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये जो मैं पेंटा साइन बता रही हूँ ना, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ये तुम्हें डीएससी बना के दे रहा है और तुम्हें ऑथेंटिकेट कर रहा है कि तुम्हारा डीएससी वैलिड है, और मी बीइंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी तुमको ये डीएससी इशू करते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस यानी सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, कंप्यूटर्स, सारे डिवाइसेस जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया कंप्यूटर क्या होता है, तो ऐसे तो सबको पता है मैम यही है कंप्यूटर, इसमें सीपीयू होता है, इसमें इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th में कंप्यूटर की। इट इज वेरी फास्ट। मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक, अब थोड़ी अपडेटेड डेफिनेशन है, मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। ये बहुत बच्चों को याद नहीं होगी क्योंकि आईटी का एक प्रॉपर सब्जेक्ट था प्रोफेशनल का, तो भी स्टूडेंट्स को नहीं होता था। हम इसको अब भी याद कर लेंगे, कैसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, ये कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। डिवाइस सिस्टम विच परफॉर्म्स लॉजिकल अर्थमेटिकल मेमोरी functions by manipulations of electronic magnetic optical impulses and includes all input output processing storage computer software communication facilities which are connected or related to computer system और computer network। देखो 3-4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो इजिली याद हो जाएगी। सबसे पहले ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल अदर हाई स्पीड प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है। ये एक डिवाइस है जो ये सारी चीजें करता है। फिर ये परफॉर्म क्या करता है, लॉजिकल अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है, मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल, जो ऊपर हमने पढ़े ऊपर सबसे पहले, उन्हीं को ही मैनिपुलेट करके ये सारे फंक्शंस वो लॉजिकल अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शंस परफॉर्म कर देता है। ये डेफिनेशन खत्म हो गई। अब वो इंक्लूड क्या क्या करता है, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विच आर कनेक्टेड रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है। अब साइड में लिखना है तो लिख लो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड अदर हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस। सेकेंड पॉइंट हो गया, सिस्टम विच परफॉर्म्स लॉजिकल अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शंस बाय मैनिपुलेशन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिकल एंड ऑप्टिकल इंपल्सेस। पूछ लेंगे तुमसे ये ऐसे ही, कंप्यूटर क्या होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या क्या ये इंक्लूड करता है, मार्क कर लो भले वहीं पे 1 2 3 4। कर लिया मार्क। राज, आईटी एक्ट कब आया है, 2000। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं हमने क्लास में, याद किए। क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑफ किनको लीगल रिकॉग्निशन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को। दूसरा अब भी तो पढ़ा है, हाँ गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या करते हैं, वो बता रहा है क्या, या वो रीड कर रहा है तो देखो सुनाई दे रहा है। क्या होता है थर्ड, सूर्यांश क्या होता है थर्ड,
साथ में बैठ रहे हो तो साथ में याद भी कर लो, तीन ऑब्जेक्ट्स तो सबको याद होंगे आई गेस, अंशिका को भी याद हो गए होंगे ना अंशिका? गुड। क्या है? हाँ तो वो क्या है, उनको क्या दे रहा है? अंशिका बताएगी, बताओ अंशिका। ठीक है। एविडेंस एक्ट, आरबीआई, उनमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला है लीगल रिकग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो इंटरचेंज डेटा आप करते हो उसको लीगल रिकग्निशन मिल रहा है थ्रू ई कॉमर्स जो आप काम कर रहे हो। दूसरा है फैसिलिटेट ई फाइलिंग्स को, जो भी आप गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी एक्ट और नोटिफिकेशन देना चाहे। थर्ड, अमेंड करता है इंडियन पीनल एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, आरबीआई, बैंकर्स टू एविडेंस एक्ट, ताकि जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन अपने इनएक्टमेंट में यूज करना चाहते हैं। तो ये सब आईटी एक्ट के बाद अमेंडमेंट्स आ गए इन तीन चार एक्ट्स में। किन को एक्ट एप्लीकेबल नहीं है दिशा? सेल और कन्वेंस, ठीक है, इनको आईटी पावर ऑफ अटॉर्नी, इनको आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को इंपॉर्टेंट मार्क करो। तरुण क्या होता है ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम? गुड। नहीं। हाँ, क्रिएटिंग डीएस, परफेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है जिया? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल सिस्टम, डिवाइस। और क्या परफॉर्म करता है ये? ठीक है, बाय मैनिपुलेशंस ऑफ, जो ऊपर तीन पॉइंट्स पड़े, इलेक्ट्रॉनिकल, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिमल इम्पल्सेस, ठीक है। इंक्लूड क्या क्या करता है इसने यहाँ? वो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ठीक है, विच आर कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम। ये घर में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी इसलिए क्लास में ही याद कर लो, कभी मन नहीं होगा आईटी एक्ट पढ़ने का। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? use of satellite, microwave, terrestrial line and other communication media, terminals or complex consisting of two or more interconnected computers whether or not interconnection is continuously maintained। लेन सुना है? लेन वायर, वाईफाई यू कनेक्ट होती है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऑफिसेज में जनरली ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके बहुत सारे इवन साइबर कैफेज में आपके सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, वो एक को बंद करते हैं तो सब बंद हो जाते हैं। तो यही है कि एक नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए उस चीज को हम बोल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें क्या क्या आ गया? सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन एंड अदर कम्युनिकेशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आ गया? यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन एंड अदर कम्युनिकेशन मीडिया। सेकेंड क्या हो गया? टर्मिनल्स और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स वेदर और नॉट इंटरकनेक्शन इज मेंटेन्ड। कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आ गया? यही जो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर, ये क्या है? कंप्यूटर रिसोर्सेज। आगे ये वर्ड्स यूज होंगे इसलिए हम इन डेफिनेशंस को देख रहे हैं और एक आध डेफिनेशन एग्जाम में आ भी सकती है, ठीक है। तो कंप्यूटर रिसोर्स में सब कुछ आ गया। अगर उन्होंने कंप्यूटर रिसोर्स लिख दिया, जहां ऑफेंसेस पेनाल्टीज पढ़ोगे ना तब कंफ्यूज होगे, तो जहां अगर कंप्यूटर रिसोर्स लिखा है तो उसमें सब कुछ याद हो जाएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, सब कुछ। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अ डिवाइस कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस जिसमें इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट डिवाइस। क्या होते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। शक्तिमान देखा है किसी ने? उसमें ये स्कैन
हो जाता है शक्तिमान और फिर कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, देखा है? तब कंप्यूटर की बहुत ही बेइज्जती करी थी उन्होंने। एक ऐसे दिखाया है कि कोई उसमें विलेन होता है, ठीक है, कंप्यूटर होता है, यहाँ पे स्कैनर पड़ा होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट उड़ता है, शक्तिमान को स्कैन करता है, तो जब स्कैन हो जाता है तो शक्तिमान कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। शक्तिमान कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं और वही विलन या राक्षस जो भी बोलो उसके पार्ट्स को अलग अलग करता है, उसका फेस, उसके हैंड, उसके लेग्स अलग अलग करता है, और सब बच्चे डर जाते हैं, मतलब बच्चे जो देख रहे हैं टीवी में वो डर जाते हैं, अरे शक्तिमान तो मर जाएगा, शक्तिमान तो ऐसा हो जाएगा बेचारे को। फिर एक लेडी आती है, हाँ हाँ मैंने देखा है यार शक्तिमान। अब वो एक उसमें लड़की आती है दौड़ के कि शिट शक्तिमान के साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या करती है, शक्तिमान के पार्ट्स जोड़ती है, ठीक है। बहुत ही नॉनसेंस है, लेकिन तुम लोग देखना जाके यूट्यूब पे, भले इस क्लास के बाद देख लेना शक्तिमान का स्कैन्ड वर्जन जो भी है। उसके बाद फिर हाँ चलाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके पार्ट्स वो जोड़ देती है, उसके हैंड्स, उसका फेस है वो, और फिर प्रिंटर से प्रिंट कर देती है और शक्तिमान सही हो जाते हैं, ठीक है। शक्तिमान कंप्लीट हो जाते हैं, उनके पार्ट्स को कुछ नहीं होता और बच्चे खुश हो जाते हैं। ये हमको उस टाइम पे दिखाया हुआ था कि कंप्यूटर में स्कैनर प्रिंटर का किस तरह से यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, अ डिवाइस, कलेक्शन ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट सपोर्ट डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ आ जाता है, सिर्फ ये नहीं है, इसके कीबोर्ड, इसका माउस, इसका सीपीयू, सब कुछ क्या है, इस कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी कंप्यूटर सिस्टम में, excluding calculators which are not programmable and capable of being used in conjunction with external files which contain computer programs, electronic instructions, input data, output data that performs logical, arithmetical, data storage, retrieval, communication, control and other functions. Important mark करो पहले तो इसको। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में हमको पता होना चाहिए, बिना कीबोर्ड के ऐसे यूज में है क्या, घर ले जाऊं यूज करूं कुछ काम आएगा क्या, नहीं आएगा, इसके साथ ही यूज आएगा। कैलकुलेटर घर ले जाऊं यूज कर लूं काम आएगा, तो वही वो बोल रहे हैं कि जो चीज इसके कंजंक्शन में चलती है वो सब कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। जो चीज अलग से चलती है जिसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो इसके प्रोग्रामिंग के बिना चल सकती है, उसको आप अलग एक्सक्लूड कर दो, इसलिए कैलकुलेटर को एक्सक्लूड किया हुआ है। इसमें इसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं वो, जैसे कि उसके इंस्ट्रक्शंस, उसका इनपुट डेटा, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर, उसका आउटपुट डेटा, उसके मतलब उसमें से जो आया है, उसमें जो भी आपने परफॉर्मेंस की है, जो लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शंस आपने किए हैं, उसके बाद फिर कोई भी कम्युनिकेशन कंट्रोल या कंप्यूटर का कोई भी फंक्शन, सब कुछ क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आता है। साइबर कैफे क्या होता है, साइबर कैफे जहां आप जाते हो इंटरनेट यूज कर सकते हो, means facility where access to internet is offered by any person in ordinary course of business to members or to the public, ठीक है। वहां की मेंबरशिप ले लो तो आप रोज जाके यूज कर सकते हो, और अगर ऐसे ही जाना है तो पहले 10-20 रुपीज में मिलता था, अब पता नहीं कितने में मिलता है साइबर। अब शायद चलते भी नहीं होंगे, चलते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग वगैरह के लिए, आई नो तुम जाते हो, हाँ ठीक है वो बिजनेस है उनका। चलो डिजिटल सिग्नेचर हमने समझ लिया क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट्स any electronic record by a subscriber by means of an electronic method, procedure and accordance with the provision of section 3। क्या बोल रहा है, अगर आपने कहीं डिजिटल सिग्नेचर लगाया तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ऑथेंटिकेट होगा कि यस दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड एंड वेरीफाइड। अब बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड, क्योंकि आपने डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली लगाया, इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया, तो उस मेथड से उस डॉक्यूमेंट को हमने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। बच्चों जब एक और चीज बताती हूँ, सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, जब एक डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर हो गया है, ठीक है, अब सपोज एक रिपोर्ट है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, सेकेंड पेज पे साइन करना था, ठीक है, आपने देखा कि लास्ट पेज मैंने ब्लैंक अटैच कर दिया है, तो आई लव पीडीएफ, देयर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट को रिमूव करना चाहते हो, तो रिमूव पेज ऑनलाइन भी डालोगे ना कि पीडीएफ एडिट करनी है, तो पीडीएफ एडिट करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, पीडीएफ एडिट में से आप एक पेज रिमूव कर सकते हो। तो अगर एक ये पेज रिमूव करोगे तो आपका डीएससी भी रिमूव हो जाएगा, मतलब आप एक बार साइन करने के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से खेल नहीं सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार
कई डिजिटल सिग्नेचर्स प्रिंट होके आप दे दोगे ना, अरे डीएससी लगा प्रिंट करके भेज देते हैं, वो वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही रहेगा वो। उसको आप फिजिकल बना दो कि अरे साइन तो है इसमें, डिजिटल तो लगी है, ऐसे नहीं होता। अगर फिजिकल है तो फिजिकल साइन करके दो, इलेक्ट्रॉनिकली है तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर डीएससी लगाया है तो चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के बाद, ऑथेंटिकेशन होने के बाद अगर आप उसमें छेड़छाड़ करोगे तो वो वहीं पे ही डीएससी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। आप देखोगे डीएससी है ही नहीं मेरा, गायब हो जाता है। ठीक है, electronic form with reference to information means any information generated, sent, received, stored in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, computer generated microfiche और similar device। ये सब एक बार रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या, जो अभी आप लोग भरते हो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ऑनलाइन जनरेटेड है, उसमें अगर साइन कर दिया तो वो डिजिटल सिग्नेचर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो इसमें इंक्लूड होता है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग होता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस भी हमें आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का क्या डिफरेंस है। हालांकि ये वाइडर टर्म है, लेकिन क्योंकि इंक्लूड कर रहा है डीएससी, पर वैलिडिटी ज्यादा डिजिटल सिग्नेचर की होती है। कहीं कहीं डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्टेबल पहले नहीं था, हमारे एमसीए में नहीं था, अब उसको लीगल रिकग्निशन दे दिया कि अगर आपने अपने रेजोल्यूशंस में भी डीएससी लगाई है तो चलेगा। फॉर्म में तो लगा ही रहे हैं, एमसीए में जो फाइलिंग्स कर रहे हो आप, फाइलिंग्स में जो अटैचमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स के, मीटिंग्स मिनट्स और कोई रेजोल्यूशंस हैं, कोई और आपकी ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब अगर उसमें आपने डीएससी लगाई तो वो अभी रिसेंटली आया है कि वो भी वैलिड है। तो जरूरी नहीं है अब हर बंदे के पास आप पेपर प्रिंट करो और साइन करो, ई साइन कराओ और अपलोड करो। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी क्या, डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, माइक्रोफिल्म, सब कुछ। ठीक है, इंटरमीडियरी यानी जो मैंने बताया, ईमेल एक इंटरमीडियरी जिसको आप यूज करते हो कोई चीज किसी के पास भेजने के लिए, वो होते हैं intermediary. With respect to any particular record, electronic record means any person who on behalf of other person receives, stores, transmit that record, provides any service with respect to that record and includes telecom service provider network. Google क्या है, intermediary. GPay क्या है, intermediary. Amazon क्या है, intermediary. Amazon में बहुत सारे businesses ने अपना registration कराया है, तो आप Amazon से यूज करके उस बिजनेस वाले को बोल रहे हो ये वाला सामान हमें भेज दो। जीपे से क्या बोल रहे हो, इस पर्सन को इतना अमाउंट पे कर दो। ये सारे क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। ठीक है, ये आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। की पेयर हमने देख लिया, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है। की पेयर मींस अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड टू पब्लिक की। ये रिपीटली बस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सिस्टम का पार्ट है। ओरिजिनरेटर जैसे एड्रेसी था वैसे ओरिजिनेटर। ठीक है, ओरिजिनरेटर मींस अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स। बहुत इजीली समझाओ, एमएमएस आते हैं तब हमको नहीं आते, जनरली लोग बनाते हैं। ठीक है, एमएमएस रॉन्ग वीडियोस। ठीक है, ये लीगली वैलिड नहीं है, ये इलीगल है। अगर आप किसी भी पर्सन के ऐसे कुछ रॉन्ग वीडियोस बना रहे हो, स्पेशली वुमेन को लेके, ये अगेंस्ट है। ठीक है, लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी ने एमएमएस बनाया है, उसके बाद जो बनाने वाला वो ओरिजिनेटर है, जिसको उसने सेंड किया वो, जिसने उसको स्टोर करके रखा अपने पास वो भी ओरिजिनेटर है, जो उसमें कुछ एडिट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है वो भी ओरिजिनेटर है। तो हर कोई पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं सर मैंने थोड़ी बनाया है, सर ये तो इसने बनाया, तुमने रखा ना अपने पास, तुमने आगे फॉरवर्ड किया ना उसको, तो तुम भी ओरिजिनेटर हो। ठीक है, तो ओरिजिनेटर मींस हु सेंड्स, generates, stores, transmits. ठीक है, and any electronic message causes any electronic message to be sent, generated, stored or transmit to any other person but does not include intermediary. जिसके थ्रू आप भेज रहे हो हम उस सॉफ्टवेयर को नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ उन लोगों को पकड़ेंगे जिसने ये काम किए हैं। अब प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, प्राइवेट की मींस अ की जो क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की जो वेरीफाइड सिग्नेचर। सिक्योर सिस्टम मार्क करो, सिक्योर सिस्टम मींस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर दैट आर रीजनेबल, सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। ठीक है, उसके बाद रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट
options. Reasonable, suitable to performing the intended function, adhere generally accepted security procedures. Wi-Fi वायरस, MCA वायरस, एंटीवायरस जो होते हैं, ठीक है, एंटीवायरसेस क्या करते हैं, आपके वायरसेस को हटाते हैं, आपके लैपटॉप को, अपने आपकी स्क्रीन को, कंप्यूटर को, सबको सिक्योर करके रखते हैं थ्रू वायरस. सबसे ज्यादा वायरस उन्हीं के पास है, तो वो इसीलिए वायरस को सिक्योर कर पाते हैं. ठीक है, वायरस बनाने वाले के पास सबसे ज्यादा वायरस है, वो वायरस फैलाते हैं, फिर वायरस का सॉफ्टवेयर बनाते हैं एंटीवायरस, और उन्हीं वायरसेस को पकड़ लेते हैं. ठीक है, यही है. अब तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक सिक्योर सिस्टम बनाया है आपने, जिसमें आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी प्रोसीजर से, अनऑथराइज्ड मिसयूज से सिक्योर्ड रहेगा. ठीक है, रिलायबिलिटी और करेक्ट ऑपरेशंस प्रोवाइड करेगा, परफॉर्म करेगा जो आपके इंटेंडेड फंक्शंस हैं, और एक्सेप्ट करेगा जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं जो आपने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं. ठीक है, ये आपका सिक्योर सिस्टम होता है. अगर सिक्योर सिस्टम है तो ये 3-4 चीजें वो करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वही फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो आप चाहते हो, और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हमेशा फॉलो करेगा. जब भी आप कोई पेन ड्राइव या कुछ भी हार्ड डिस्क लगाते हो, वो बोलते हो कि इसमें ये वायरस नहीं देख पा रहा है, कई बार ईमेल में आता है कि हम नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं कि ये क्या कितना वायरस है, तो वो सिक्योर, आपका सिस्टम सिक्योर है किसी और सॉफ्टवेयर से जो आपको बता दे रहा है कि ये इसमें मैं वायरस नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ, या इसमें वायरस है, पहले आप वो चीज क्लियर कर लो, उसके बाद इसको यूज करो. सिक्योरिटी प्रोसीजर मीन्स अ सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 16 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब वेरीफाई in relation to a digital signature, electronic record, grammatical variations and cognitive expressions. The initial electronic record was affixed with digital signature by use of private key corresponding to public key of the subscriber. The initial electronic record is retained intact and has been altered since electronic record was so affixed by the digital signature. अब ये क्या हो रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है. जो हम देख रहे थे ना, वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर, तो वही, जब एक प्राइवेट की लगाया तो दूसरे वाले ने आपका पब्लिक की लगा के वेरीफाई किया, जो हमारा MCA कर रहा था. बार बार ना वेरीफाई करके वो क्या कर रहा था, हमसे पहले ही एसोसिएट करवा ले रहा था. दूसरा है कि अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई तो उसको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एक बार चेंजेस हुए हैं, इसलिए वो वेरीफाई को डिफाइन कर रहे हैं. अगर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो मैं बोल रही हूँ 3-4 पेजेस हैं इसमें, ठीक है, फिर 3rd पेज पे DSC लगी है. ठीक है, अब आपने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना था. सबमिट करने से पहले आपने सोचा कि मैंने ना कुछ गलती की, मैं एडिट कर लेता हूं, तो आपने एडिट PDF पे गए. एडिट PDF के गए, पेज ऊपर नीचे कर दिए, इसको 5th लास्ट पेज बना दिया, 4th पेज और 3rd पेज ऊपर कर दिया. अब डिजिटल सिग्नेचर आपका गायब हो गया. ठीक है, और आप बोल रहे हो साइंड डॉक्यूमेंट, और आपने भेज दिया. सामने वाला इसी चीज से ही वेरीफाई कर पाएगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि पहले तो ये साइंड डॉक्यूमेंट था, अब ये अनसाइंड डॉक्यूमेंट हो गया है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. तो जब भी आप कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो आपको दोबारा डिजिटल सिग्नेचर लगाना है, ताकि आप दोबारा क्रिएट करो और सामने वाला दोबारा वेरीफाई करे. ठीक है, आप पहले अगर क्रिएट करके चेंजेस कर दोगे तो वो वेरीफाई कर लेगा कि इसमें चेंजेस हुए हैं. ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बच्चों एक बार इसको रीड करके आना, हम कल इसके डिफरेंस देखेंगे. हो सकता है आज तुम लोगों को नोट्स मिल जाए, मैं पूछ लेती हूँ. मुझे तुम लोगों को एक चीज बोलनी थी, पहले हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है. लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक्ट कब आया है, 2000 में. इसकी समरी में हमने क्या क्या देखा, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करें और रिकॉर्ड्स को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें जो इंडियन एक्ट्स में आए, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, RBI, और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज. इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्ट बन गया. इसमें और भी चीजें कवर होंगी कि अगर किसी ने फ्रॉड, हैक, साइबर क्राइम ऐसी चीजें करी हैं, टैम्पर करने की कोशिश की, तो उनके ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड है और उनकी पेनाल्टीज. जब हमने देखा ऑब्जेक्ट, तो बच्चों ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट है लीगल रिकॉग्निशन टू दीज ट्रांजैक्शंस जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज किए हैं. ठीक है, थ्रू ई-कॉमर्स, इनको क्या मिल रहा है, लीगल रिकॉग्निशन. दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स जो आप गवर्नमेंट एजेंसी से करते हो. तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स जितनी गवर्नमेंट एजेंसी से करी, और जो भी एक्ट और पब्लिकेशन ऑफ रूल्स करना है वो भी गवर्नमेंट ऑनलाइन कर सकती है. और अमेंड करता है IPC को, इंडियन एविडेंस एक्ट को, RBI एक्ट को, बैंकर्स टू बैंक एविडेंस एक्ट को, कि अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन भी एक्सेप्ट कर सकते हो. किन किन को एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, अदर देन चेक,
पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, ट्रस्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और कन्वेंस। फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखी जिसमें एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में आता है प्राइवेट की और पब्लिक की दो की पेयर बताएं, एक को वेरीफाई करते हैं, एक को क्रिएट करते हैं। ऐसे हमने देखा कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर में आता है इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस जो फिर क्या करता है, परफॉर्म करता है लॉजिकल, अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन बाय मैनिपुलेशन इलेक्ट्रॉनिकल, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक, और इंक्लूड करता है इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन, फैसिलिटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या आ गए, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन कम्युनिकेशन मीडिया और टर्मिनल्स। ये तुम लोग को एग्जैक्ट इसी वे में याद करनी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेशंस हैं और बड़ी टेक्निकल है। टर्मिनल्स और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। उसके बाद हमने डिजिटल सिग्नेचर देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप ऑथेंटिकेट कर देते हो। उसके बाद हमने देखे पब्लिक की और सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम क्या करता है, आपके अनऑथराइज यूज और मिस यूजेस को हटाता है, आपके वही इंटेंडेड फंक्शंस यूज करेगा जो आपके इंटेंट जो आप चाहते हो, और दूसरा आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और उन्हीं प्रोसीजर्स को वो फॉलो करेगा, ठीक है। मुझे ये बोलना था कि हम हर चैप्टर के, जैसे दिशा ने कल बोला था मुझे आंसर्स याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम चैप्टर्स के मैं डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस तुम लोगों को दूंगी, ठीक है, जो हमारे चैप्टर हो गए हैं लिमिट, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और वो भी छोटे ही आंसर लिखने। तुम्हें पेज भर के 2 पेज आंसर नहीं लिखना, एक पेज का भी आधे पेज में तुम्हारे दोनों आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। वो 2 आंसर्स तुम्हें लिख के आना है बुक से देख के, ठीक है। 2 क्वेश्चंस जिसके आंसर तुम पहले लिखोगे बुक से देख के, दोबारा लिखोगे बिना बुक से देख के, याद करके। अगर तुमने एक बार आंसर फॉर्म कर लिया, जैसे अभी हमने पढ़ा है लिमिटेशन एक्ट, अगर मैंने लिखा है क्वेश्चन पूछा है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, तो तुम्हें पता है कि उसमें एक लैटिन मैक्सिम है, उसका मीनिंग ये होता है, और प्लस एक बार रनिंग ऑफ टाइम, ये हिंदी में तुम्हें पता है कि स्टार्ट हो गया तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी लाइबिलिटी उसे स्टॉप नहीं करेगी, उसका एक एक्सेप्शन वेप्सेशन। वो तुमने इतना सा आंसर बना लिया बुक से देख के, सेक्शन 9 से देख के कि इसका आंसर ये होता है। उसके बाद तुम्हें वो बुक बंद करके आंसर याद करना है और बिना देखे नेक्स्ट पेज पे लिख के आना है डेली। अगर तुम एक दिन नहीं लिख पाए ड्यू टू सम सफिशिएंट कॉज, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, और तुम्हारे पास कोई सफिशिएंट कॉज है कि हम इस रीजन से नहीं लिख पाए, तो नेक्स्ट डे 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे करके आप वीकेंड तक इसको नहीं स्ट्रेच कर सकते कि वीकेंड में 10 क्वेश्चंस हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव टाइम ये नहीं हुआ, मतलब आज भी नहीं हुआ क्योंकि ये था चाय नहीं गर्म हुई थी, फिर नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, फिर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ गए थे, तो फिर 4th डे क्लास में नहीं बैठने मिलेगा। 4th या 5th जिस दिन मेरा मन होगा कि आज तुम क्लास में मत बैठो क्योंकि 3 बार तुमने वो आंसर्स नहीं लिखे। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न योर चैप्टर, एग्जैक्ट वे जो क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे लिखने के लिए। बहुत लोगों से याद हो जाता है, बहुत लोगों से याद नहीं होता है, बट अगर याद हो भी जाता है और लिख लिया तो आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। अभी टाइम है, आगे टाइम नहीं मिलेगा ये करने का, आगे बिल्कुल मन भी नहीं करेगा, ऐसा लगेगा इतने चैप्टर हो गए, पढ़ो, लिखने का टाइम नहीं। अभी हमारे 2 ही चैप्टर हैं, दोनों छोटे हैं, अगर हम आज से कैलकुलेट भी करें तो 10 डेज में हम कवर अप करते जाएंगे कि हाँ हमारे तो वो 2 चैप्टर्स कंप्लीटली प्रिपेयर हो गए। अगर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट है जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर तुम आंसर राइटिंग चालू कर दोगे तो वो चैप्टर तुम्हारा पहले ही प्रिपेयर्ड है। तुमसे मैम कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुम्हारे तो, और सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी कोई भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम, सारे क्वेश्चंस बुक से जो पास्ट पेपर्स में आए हैं, बुक से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ, ठीक है। अगर ये कर लिया तो तुम डेफिनेटली पास हो विथ एग्जामिशन आई गेस, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, तुम्हें सारे सेक्शंस पता है, क्योंकि एक बार तुम देख के लिख रहे हो तो तुम आंसर फॉर्म कर रहे हो, उसी आंसर को तुम याद करके लिख रहे हो। अदर देन दैट कुछ और डाउट हो, कुछ और क्वेरी हो, कुछ किसी का कुछ और कंटेंशन हो तो बोल सकता है, पर इसमें मिस आउट नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं है। नहीं बोलना, नहीं पता था, नहीं किया, ये अलाउड ही नहीं है बोलना, ये हमें करना ही है, सबको करना है, ठीक है। अभी टाइम है, अभी कुछ भी नहीं है करने को, घर जाके मत रिवाइज करो, जो 2 क्वेश्चन दिए वो लिख के आ जाओ बस, और ईमानदारी से लिखो तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिट है। मैं ये चेक नहीं कर पाऊंगी कि दूसरा वाला क्वेश्चन तुमने अपने मन से लिखा है कि देख के लिखा है, ऑब्वियसली मैं एक एक की बुक, तुम बच्चे नहीं हो, मैच्योर पर्सन हो, तुम्हें पता है ऑनेस्टी लॉयल्टी खुद के सामने कैसे दिखाते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस लिखो।
एक नोटबुक बना लो GIGL की, जिसमें चैप्टर 1 लिमिटेशन एक्ट, फर्स्ट पेज में 2 क्वेश्चंस, रिपीटेडली सेम 2 क्वेश्चंस जो तुमने मन से लिखे हैं, उसको अलग पेन से लिख लो जो तुम मन से लिख रहे हो, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चंस, फिर कोई भी चूकना नहीं, मिस आउट नहीं करना। तुम ऐसे सैड मुंह मत बनाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रिवाइज करने से अच्छा तो हम देख के आंसर लिख लें और उसके बाद एक बार बिना देखे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ये पेपर में था क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, नहीं ना, लिखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसी को एक अलग फॉर्म में भी पूछा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिखा दिया, तुमको ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन 18। देखो कितना छोटा आंसर है, आंसर भी लिखा है उसमें तो नहीं, आंसर अपने हिसाब से बनाओ, हमने पढ़ा तो है नॉमिनेशन, ठीक है। अब जी, या मेरे को मिले ही नहीं, आज मैं लेके जाती हूँ। अब डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, आया था क्या पेपर में। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। Discuss the provisions relating to person under legal disability under the limitation act 1960, section 6 एक्सप्लेन करना है। 6 इसमें जो तुम्हारे एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं उसमें 6, 7, 8 तीनों ही, क्योंकि तुम्हारी न्यू बुक में भी तीनों ही आंसर एक साथ हैं, ठीक है। लिख लिया, ये 2 क्वेश्चन लिख लोगे, जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखना है, अपने हिसाब से बुक जैसा ही बनाना, मन से मत बना लेना इंग्लिश, ठीक है।